हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रगति जो चैप्टर हमने प्रारंभ कर रखा है, उसके तहत उच्च शिक्षा में जो है सो क्या बदलाव आए, उच्च शिक्षा के अंतर्गत क्या प्रगति हुई, उससे संबंधित बातों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में स्वतंत्रता के उपरांत भारत में क्या प्रगति हुई उस पर चर्चा किया था। आज हम उच्च शिक्षा से संबंधित प्रगति पे चर्चा करेंगे। बच्चों, 1947 ईस्वी में भारत में केवल 20 विश्वविद्यालय थे, जो 1962 ईस्वी में बढ़कर लगभग जो है 62 हो गए। इसी प्रकार कॉलेजों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इन दिनों करोड़ों छात्र कॉलेजों में जो है वो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। 1947 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक पंजाब, बिहार, भागलपुर, रांची, मगध, दरभंगा, बच्चों इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगी कि दरभंगा जो है वो बिहार राज्य के अंतर्गत एक ज़िला है, जिसके एक ही कैंपस में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मिथिला यूनिवर्सिटी और दूसरा संस्कृत यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कोल्हापुर, संबलपुर, बहरामपुर, भुवनेश्वर, पटियाला, राजस्थान आदि जगहों पर विश्वविद्यालय जो है वो खुले। 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जो हैं रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा का मूल्यांकन करना और इसे राष्ट्रीय जीवन के व्यापक क्षेत्र में और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाना था। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में जो आयोग बना वो 1949 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट्स ने प्रस्तुत की, जिसमें जो बातें थी वो मुख्य बातें उस पर हम चर्चा कर लें। इसमें जो बातें थी कहा गया था कि पहला कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट स्तर की कक्षा शामिल कर दी जाए और स्कूली पाठ्यक्रम की अवधि 12 वर्ष हो। इसके अलावा जो कहा गया कि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद प्रारंभ हो और इसकी अवधि 3 वर्ष हो। तीसरी बात कही गई कि विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दे और स्नातकोत्तर पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करे। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि विज्ञान की प्रगति के लिए अच्छी प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए, क्योंकि जो विज्ञान से संबंधित विषय हैं उसमें प्रयोग के द्वारा हम अनुभव को प्राप्त करते हैं और विज्ञान के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही अत्यंत ही आवश्यक है। इसीलिए विज्ञान की प्रगति के लिए अच्छी प्रयोगशालाओं की स्थापना का जो है वो प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। विश्वविद्यालय को स्वायत्त बनाने पे भी बल दिया गया। अनुदान की राशि के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की अनुशंसा भी इस आयोग के द्वारा किया गया और आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया। 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, जिसे हम UGC के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई, जो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता भी दी गई। इस आयोग के मुख्य काम थे विभिन्न विश्वविद्यालयों के नीति संबंधी मामलों में संतुलन रखना और व्यवहारिक नियमों का समन्वय करना। आज भी जो ये संस्था है जो 1953 ईस्वी में स्थापित हुई थी UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वो आज भी विश्वविद्यालयों के लिए काम कर रही है। 1964 ईस्वी में जो है डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा की प्रगति के लिए एक आयोग बना, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा के संबंध में राष्ट्र नीति का निर्माण करना और पदोन्नति तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा के लिए एक आदेश जो है वो आदेश का प्रसारण किया, जिसमें कुछ बातें कही गई। जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके अलावा अध्यापकों के पद और वेतन में वृद्धि हो, 3 भाषाई फॉर्मूले को स्वीकार किया जाए, देसी भाषाओं का विकास किया जाए, विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का समीकरण किया जाए, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर जो है वो व्यय किया जाए, पाठ्यक्रम में अच्छी और उपयोगी पुस्तकों को रखा जाए,
इसके अलावा कृषि तथा उद्योग से संबंधित शिक्षा का भी विकास किया जाए। तो ये मुख्य बिंदुएं थी जो कोठारी आयोग की अध्यक्षता में कही गई थी। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने जो है भारत की सरकार ने ईमानदारी पूर्वक हर एक स्तर से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए जो है सुधारात्मक कदम उठाए और वो सुधार दिखा भी। और उसी का परिणाम है कि आज के समय में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा घर नहीं बचा हुआ है जहाँ से बच्चे स्कूल ना जाते हो, या फिर प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा के लिए भी हर जाति, हर धर्म के लोग जो है उनके लिए वो द्वार खुले हुए हैं। इवन कि जो पुरुष हैं और पुरुष के अलावा जो स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो भी हायर एजुकेशन में जो है बराबर रूप से भागीदारी ले रही हैं, भागीदार हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सरकार की मंशा शिक्षा की प्रगति के लिए जो है वो रही और ईमानदारी पूर्वक उसने कदम उठाए, और जिसका परिणाम जो है वो अच्छा परिणाम हमें देखने को आज भी मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम बच्चों शास्त्री द्वितीय खंड के लिए ही होगा, जिसमें संवैधानिक विकास से संबंधित बातों पे चर्चा हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।